कई वैज्ञानिकों के रिसर्च पेपर लगातार इसे लेकर आगाह करते रहे हैं। अक्टूबर 2020 में केरल में होने वाले भूस्खलनों पर भारतीदासन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एस.एम. रामास्वामी की अध्यक्षता में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। इसने विस्तार से केरल में पश्चिमी घाट की भौगोलिक बनावट का अध्ययन किया। जियोग्राफिकली एंड लैंडस्लाइड प्रोन्स ऑफ केरला इंडिया ए जियोस्फिजिकल स्टडी नाम के रिसर्च पेपर का निष्कर्ष था कि बाकी दुनिया की तरह केरल में भी भूस्खलन की घटनाओं के बढ़ने के पीछे भारी बारिश और मानव जनित कारण हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान केरल की पहाड़ी ढलानें भूस्खलन के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील हो जाती हैं। पहाड़ी ढलानों पर सदियों से लगातार रासायनिक और भौतिक क्रियाओं की वजह से चट्टानों में टूट फूट हो रही है और भारी बारिश के दौरान ये एक भूस्खलन की शक्ल में बदल सकती है। बारिश का पानी चट्टानों में मौजूद दरारों में घुसता है और तापमान में लगातार बदलाव चट्टानों को दरकाने लगता है। इसके ऊपर इन पहाड़ी ढलानों में इंसानी दबाव लगातार भी बढ़ रहा है। विकास और बसावट से जुड़ी गतिविधियां इन पहाड़ी ढलानों को भूस्खलन के लिहाज से और संवेदनशील बना रही हैं। दरअसल केरल पश्चिमी घाट के दक्षिणी मुहाने पर है और भूस्खलन के लिहाज से केरल ही नहीं, पूरा पश्चिमी घाट काफी संवेदनशील है। यह संयोग ही है कि 10 साल पहले ठीक आज ही के दिन महाराष्ट्र के पुणे जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर भारी बारिश के बीच एक भीषण भूस्खलन हुआ था, जिसमें एक पूरा गांव मिट्टी के नीचे दब गया था। मलिन नाम के उस गांव में 151 लोगों की उस वक्त हादसे में मौत हो गई थी और बहुत से लोग घायल हुए थे। गांव के बाकी लोगों की रोजी रोटी छिन गई थी। वो हादसा बहुत बड़ा हादसा था और 10 साल बाद भी लोग आज उस हादसे से अब तक नहीं उबर पाए। जिस तरह से अतिवृष्टि की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे इस तरह के पहाड़ी इलाके ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं, खतरनाक हो गए हैं। ऐसी भूस्खलन की घटनाओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पहाड़ की तीखी ढलानों और चट्टानों का प्रकार। इसके अलावा उस जमीन का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, ये भी काफी तय करता है कि भूस्खलन की आशंका है या फिर नहीं है। पहाड़ी ढलानों को काटना, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी इस तरह के भूस्खलनों की घटनाओं को बढ़ावा देती है। दरअसल केरल ही नहीं, पूरा पश्चिमी घाट काफी ज्यादा संवेदनशील रहा है। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट का एक बड़ा इलाका जो 6 राज्यों के 44 जिलों और 142 तालुकों तक पसरा हुआ है, ये कई दुर्लभ वनस्पतियों और जीव जंतुओं का निवास है। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता भी वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती है और 13 नेशनल पार्क और कई सेंचुरी इसके तहत आती हैं। यूनेस्को ने इसे दुनिया के 8 सबसे अहम जैव विविधता केंद्रों में से एक माना है और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं। दक्षिण भारत के 6 राज्य यहां से निकलने वाली नदियों के पानी पर ही निर्भर हैं। इसकी अहमियत को देखते हुए मार्च 2010 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जाने माने इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल की अध्यक्षता में गाडगिल कमीशन नाम से एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इस पैनल ने अगस्त 2011 में पश्चिमी घाट की जैव विविधता को बचाए रखने की रणनीति बनाने से जुड़ी एक रिपोर्ट तैयार की थी। गाडगिल कमेटी ने पूरे पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया यानी ESA बताया। इसके तहत इस इलाके के 142 तालुकों को 3 इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स यानी ESZ में बांटा गया। ESZ1 में वो इलाके रखे गए जहां हर तरह की विकास की गतिविधियों पर रोक की सिफारिश की गई है। इसी के तहत कहा गया है कि इस इलाके में पड़ने वाले केरल और कर्नाटक के 2 बांधों को भी पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी ना दी जाए। गाडगिल कमेटी ने यह भी कहा कि पर्यावरण से जुड़े मामलों में फैसले लेने के लिए स्थानीय संस्थाओं जैसे ग्राम सभाओं को ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए, जिन पर पर्यावरण से होने वाले नुकसान का सीधा असर पड़ता है। गाडगिल कमीशन ने यह भी कहा कि पर्यावरण से जुड़े मामलों में फैसले लेने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी अथॉरिटी WGEA बनाई जाए। गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट की इसी आधार पर आलोचना की गई कि यह पर्यावरण और विकास के बीच पर्यावरण संरक्षण की ओर ज्यादा झुकी हुई है और जमीनी वास्तविकताओं से कोसों दूर है। यह भी कहा गया कि उसकी सिफारिशों पर अमल करना व्यवहारिक नहीं होगा।
ये कमेटी वेस्टर्न घाट में बांध और बड़े पैमाने पर सड़कें बनाने के खिलाफ थी। यही वजह है कि इस रिपोर्ट के खिलाफ वो सभी वर्ग खड़े हो गए जो किसी न किसी तरह इसकी सिफारिशों से उन पर इसका विपरीत असर पड़ रहा था। उन्होंने इसे विकास विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी तक इस रिपोर्ट को बता दिया। वायनाड के हादसे के बाद आप खुद सोच सकते हैं कि ये रिपोर्ट जनता के हित में थी या नहीं थी। खास बात यह कि तब की सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट को 8 महीने तक सार्वजनिक ही नहीं किया, यहां तक कि सूचना के अधिकार के तहत भी इसे नहीं दिया गया। अंत में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्रालय ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक की। इसके बाद केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने एक और कमेटी बनाई जिसे गाडगिल कमेटी के अध्ययन, समीक्षा और उस पर अमल के रास्ते सुझाने के लिए तैयार किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन साहब। अप्रैल 2013 में आई कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट ने पूरे पश्चिमी घाट के बजाय इसके 37% यानी करीब 60,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बनाने का सुझाव दिया। ऐसे इलाके में खनन, रेत और बजरी निकालने पर पूरी तरीके से पाबंदी का सुझाव दिया गया। जिन इलाकों में ये काम चल रहा था उसे अगले 5 साल के भीतर बंद करने का भी सुझाव दिया गया। ये भी कहा गया कि इन इलाकों में ताप बिजली परियोजनाएं नहीं बनाई जा सकती और पन बिजली परियोजना यानी हाइड्रल प्रोजेक्ट्स को विस्तृत अध्ययन के बाद ही मंजूरी दी जानी चाहिए। प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर पूरी तरह पाबंदी की सिफारिश की गई। कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट ने 123 गांवों और प्लांटेशन इलाकों को ESA से बाहर रखने का भी सुझाव दिया। तो एक तरह से गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट की सख्ती को कस्तूरी रंगन कमेटी ने कुछ हद तक हल्का कर दिया। इस वजह से इस रिपोर्ट की आलोचना भी हुई और उसमें पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को विकास की जरूरतों के आगे अनदेखा करने की कोशिश की गई, ऐसा माना गया। बरसात के इन दिनों में ऐसी खबरें जितनी पश्चिमी घाट के राज्यों से आती हैं उससे ज्यादा हिमालयी इलाकों से भी आती हैं। बीते शनिवार की इस घटना को ही लीजिए। टिहरी जिले के भिलंगाना ब्लॉक का एक पूरा गांव भरी दोपहरी में एक भयानक भूस्खलन की चपेट में आ गया। तिनगढ़ नाम का इस गांव के ठीक ऊपर की पहाड़ी से भूस्खलन का मलबा आना शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने स्थिति को भांपकर पहले ही लोगों को आगाह कर दिया, जिससे लोग अपने घरों को छोड़कर निकल गए। जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गांव के कई घर मलबे के नीचे दब गए। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश का पानी भूस्खलन के मलबे के साथ बहकर नीचे आ रहा है और वो कितना भयानक साबित हो सकता है। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं इन दिनों रोज सामने आती हैं जो ये बताती हैं कि पहाड़ी ढलानों पर बढ़ती इंसानी गतिविधियां लगातार खतरनाक साबित हो रही हैं। पहाड़ के इन स्लोप्स पर, इन ढलान पर ही बहुत बड़ी तादाद में आजकल इंसान कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, घर बना रहा है, होटल बना रहा है, रिजॉर्ट बना रहा है और एक तरीके से इन ढलान के ऊपर व्यवधान पैदा कर रहा है। कुदरत के साथ खिलवाड़ का नतीजा हर शक्ल में अब सामने आ रहा है। क्या आप विश्वास करेंगे कि इसका एक नतीजा ये भी हो सकता है कि लेह में विमानों को उड़ान भरने में समस्या आने लगे। जी हाँ, उड़ान भरने में समस्या मौसम की वजह से। इन तस्वीरों में हम आपको तस्वीर भी दिखा चुके हैं कि किस तरीके से एयरपोर्ट वहाँ पे फ्लाइट ना लैंड कर पा रही है ना वहाँ से उड़ पा रही हैं। मेरे साथ हमारे साथ भूगर्भ वैज्ञानिक नवीन जुयाल साहब जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं लेह की कि वहाँ पर विमानों को कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जुयाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद NDTV इंडिया से बात करने के लिए। बड़ी विस्तृत रिपोर्ट आई, बहुत से इकोलॉजिस्ट काम भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, पर समझ में किसी के नहीं आ रहा है। ये जो इच्छा शक्ति है, ये जो करना चाहिए जिसको, वो कर क्यों नहीं रहा है। चाहे वायनाड हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, अक्सर ऐसे वीडियो इस बारिश के मौसम में आते हैं जो हम सबको चिंता में डाल देते हैं। धन्यवाद। इसके लिए मैं ये आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। सवाल ये उठता है कि विज्ञान अपने आप में सच्चाई की तरफ खोजने के लिए
अग्रसर रहता है। दो वैज्ञानिकों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद इतना डायलेक्ट्रिकली अपोजिट नहीं हो सकता है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जोशीमठ सब्सिडेंस की बात है। मैं कोई दावा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, पर मुझको जब अतुल सती जो आंदोलित थे, जब उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट, गैर सरकारी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा, मैंने एक रिपोर्ट बना के उनको दी कि क्या कारण थे। ये मैं कह रहा हूँ जब सब्सिडेंस शुरू नहीं हुआ था। अतुल सती जी ने उस रिपोर्ट को सरकार तक पहुंचाया। सरकार ने उस रिपोर्ट को देखा और उसके बाद उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। अब जो व्यक्ति उस रिपोर्ट को बना के अतुल सती जी को दे रहा है, उस व्यक्ति को उस रिपोर्ट से बाहर कर दिया गया। उसके बाद सबको पता है जोशीमठ में क्या हुआ, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, मैं वायनाड में आऊंगा। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि चार धाम रोड चौड़ीकरण, उसमें सौभाग्य से मैं भी एक मेंबर था। हमने उस ईमानदारी के साथ में अपनी बात कही, वैज्ञानिक ढंग से हमने विश्लेषण किया और ये कहा कि इस हिमालय के क्षेत्र में रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए जिससे हम कम से कम इस इलाके को नुकसान दे, क्योंकि ये मैंडेट हमको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पे इसका असर मिनिमम कैसे किया जा सकता है। हमने जब इंटरमीडिएट रोड की बात की, जिसको बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना भी, लेकिन बाद में तो वो फैसला बदल गया। हमारे साथ में जो वैज्ञानिक बैठे थे, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, जो वैज्ञानिक बैठे थे उन्होंने हमारी बात का अपोज किया। सवाल ये खड़ा होता है, ये उनकी नैतिकता पे सवाल खड़ा होता है। आप अगर वैज्ञानिक हैं तो दम से अपनी बात को सच्चाई से रखने की कोशिश कीजिए। वायनाड पर अगर मैं बात करता हूं तो वायनाड पे 3 या 4 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। 2019 की भी रिपोर्ट वायनाड पे आ चुकी थी कि उसमें ये भी कहा गया था ये अति संवेदनशील इलाका है लैंडस्लाइड के लेकर। 2018 की जब घटना घटित हुई इस इलाके में, केरला में, जो अब अद्भुतपूर्व फ्लड्स आया, उसमें काफी जानमाल का नुकसान हुआ। उन्होंने क्या एक प्रोसेस कहते हैं उसको, सॉइल पाइपिंग बोलते हैं, यानी कि जो पानी जमीन के अंदर रिस रहा है उससे उसमें गड्ढे बन रहे हैं और ये मुख्य कारण है इस इलाके में इस ढंग के सब्सिडेंस का। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि इस इलाके में जो मिट्टी है वो अपने आप में पानी को सोखने की उसमें क्षमता है। जब बरसात ज्यादा होती है मिट्टी सुपर सैचुरेट हो जाती है पानी से, जो कि इस वक्त हुआ, वो स्लरी की तरह से बहना शुरू करता है, उसको हम डेब्री फ्लो बोलते हैं। ये सब बातें हम जानते हैं कि ये इलाका इस ढंग से संवेदनशील है, लेकिन जो वैज्ञानिकों को खड़े होकर के बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं। जो आपने खुद ही एक एग्जांपल दे दिया कि माधव गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, दो रिपोर्टें, दो वैज्ञानिक दो रिपोर्टें दे रहे हैं और उसमें ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन जो चीजें बदली गई कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के तहत उसका खामियाजा वेस्टर्न घाट को डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। तो ये सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से उन वैज्ञानिकों तक कहना चाहता हूं कि प्लीज अपनी बात ईमानदारी से रखने की कोशिश कीजिए, वरना इस दिन की घटनाएं जुएल साहब, मैं तो खैर वैज्ञानिक नहीं हूं, आप वैज्ञानिक हैं, आप लोग उस इलाके में काम करते हैं। आप जो बात कहते हैं हमको वो भी समझ में आती है, जो आपके कॉन्ट्ररी हैं, दूसरे लोग बोलते हैं विरोधाभासी बातें, वो भी हमको समझ में आती हैं। ऐसे में हुकूमतें या सरकार या प्रशासन क्या करे, वो एक्स की बात माने या वाई की बात माने? पहला सवाल तो ये। और दूसरा सवाल तो उसी से जुड़ा हुआ जुएल साहब, कि विकास भी तो ज़रूरी है, सड़कें भी तो चाहिए। क्या आपको नहीं चाहिए कि बांध बने ताकि आपको पानी साफ मिले, पानी को रोका जा सके? बैलेंस कैसे बनेगा? आप वैज्ञानिक हैं, इसीलिए मैं आपसे इसका सॉल्यूशन पे बात कर रहा हूँ, बैलेंस कैसे बनेगा? जी, एकदम सही कहा आपने कि समस्याओं को खड़ा करना ही वैज्ञानिक का दायित्व नहीं होता, समाधान भी देना चाहिए। मैं आपको फिर दूसरा उदाहरण देता हूँ अभी आपको। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ कि उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री को इको सेंसिटिव जोन के नाम से घोषित करने की कोशिश हुई थी। इंप्लीमेंट जमीन पर अभी तक नहीं हुआ। बीच में क्या हुआ कि हमारे कुछ साथी जो गंगा अभियान के तहत ऑनरेबल मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, गडकरी साहब से, वहां प्रेजेंटेशन किया गया। गडकरी साहब ने उनकी बात सुनी, उनको कहा ये तो बड़ा मामला सीरियस है कि जिस दिन की आप बातें कह रहे हैं कि रोड इतना चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक अच्छा विकल्प बोला कि अगर आप क्या चाहते हैं, आप जो चाहते हैं हमको बना के दीजिए। मैंने अपने साथियों के साथ में, हेमंत ध्यानी के साथ में और एक ज्योतिषी साहब के साथ में बैठ करके 15 दिन उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक चलते हुए हमने सारे इलाके का मैपिंग करके एक डीपीआर बना के दी, क्योंकि हमको ये मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अगर आप अपने डीपीआर बना के हमको देते हैं, मैं उसका इवैल्यूएशन कराऊंगा और अगर वो सही सब होता है तो हम उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे। ये अक्टूबर 2023 की बात है। आज तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ।
अब आप मुझे ये कहिए कि क्या मैंने सिर्फ समस्या ही खड़ी नहीं की थी, हम लोगों ने समस्या ही नहीं खड़ी की थी, हमने समाधान भी दिया था कहाँ पे क्या होना चाहिए, वो जमीन पे इंप्लीमेंट नहीं होता है। सवाल ये नहीं है, देखिए वैज्ञानिक अपनी बात कह रहा है, वैज्ञानिक अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, बड़े बांधों की बात की पावर चाहिए। हाइड्रो पावर इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी, कौन डिनाई करता है, हम भी मानते हैं उस बात को, पर किस ढंग के बांध, टिहरी जैसा बांध चाहिए हमको, किस ढंग का बांध, हमको विष्णुप्रयाग वाला बांध चाहिए जो कि एक झटके में निकल के चला गया। बांधों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जब हमने उनको कहा कि छोटे बांध जहां पे आप उनको मेंटेन भी कर सकते हैं और उस ढंग की उसकी जो एनर्जी होगी उसको चैनलाइज भी कर सकते हैं, उस ढंग की बात आप क्यों नहीं करते। सड़क की आप बात कर रहे हैं कि आज की तारीख में आपने कहा कि 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर एकदम सड़क बनाएंगे, यानी कि राइट ऑफ वे आप कितना 24 मीटर काटेंगे। आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि मैं इस कमेटी का मेंबर था, इसलिए ये बात मुझे कहना बहुत जरूरी है कि आपके चैनल को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। राइट, अगर आप जो 7 मीटर का कोलतार का सरफेस और 1.5 मीटर की चौड़ाई वाली सड़क अगर बनाते हैं, जो कि बना रहे हैं, उसमें आपको राइट ऑफ वे 24 मीटर चाहिए। जब 24 मीटर का आप राइट ऑफ वे लेते हैं फ्यूचर के लिए, तो जानते पहले काम क्या होता है कि 24 मीटर तक जितने पेड़ आएंगे उसमें छपान हो जाता है। तो जब मैंने जो कमेटी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी थे, मैंने कहा आप काटने क्यों देते हैं इस पेड़ को, क्योंकि आप तो सिर्फ 12-13 मीटर ही काट रहे हैं। बोला साहब हमने उनसे पैसा ले लिया कंपल्सरी फॉरेस्ट्री के लिए, अब वो पेड़ों को काटे या क्या करे ये उन पे है। दिस इज द काइंड ऑफ अप्रोच पीपल आर टेकिंग। उसमें हमारे वैज्ञानिकों को, मैं फिर अपने पर आ रहा हूं, हमारे वैज्ञानिकों को खड़े होकर अपनी बात को जोर शोर पे कहना चाहिए। मैं फेनेटिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेटोरिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यात्मक बातें करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा आपको मानना है। जी, मैं समझ एक आखिरी सवाल और जुएल साहब, समस्या बड़ी है और समस्या पर अगर मैं आपकी बात ठीक समझ रहा हूं तो समाधान करने का प्रयास जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में कोई एक राय नहीं है और कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। हर दिन हमारी आबादी बढ़ रही है, हर दिन हम लोगों को जगह चाहिए रहने के लिए, रिहाइश के लिए, बसावट के लिए। सवाल ये है कि जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी का किनारा, वहीं तो इंसान जाएगा और नहीं जाएगा तो कहाँ बसेगा? रेगिस्तान में तो बसेगा नहीं जाके, वहाँ तो बसने की कोशिश, दुबई तो हम बना नहीं सकते रेगिस्तान में, ना हमारे पास संसाधन है ना वैसी तकनीक है। राइट, राइट। मैं उस संदर्भ में कहना चाहूंगा, मैं किसी से बात कर रहा था कि जो लोकल लोग होते हैं ना, दे आर द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ देयर टेरेन, अपने जमीन जंगल और अपने परिवेश के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप वायनाड में देखिए, जहां पे दुर्घटना घटित हुई, ये एक छोटा सा नाला है, वो स्कार्पमेंट से चलता है, उसमें एक इलाके का नाम मैं भूल गया, मुझे प्रोनाउंस करने में कहा, मुंडुकाई पहला इलाका हिट होता है जहां से स्लरी चलती है। अतीत में हमारे लोग ऐसी जगह में बसात नहीं बताते थे, लेकिन ये टाउन्स बने हैं, तो उस टाउन्स को जो आदमी अलाउ करता है वो तो हम करते हैं ना। उसी तरह से पहाड़ की बात करता हूँ, 1998 में, अगर आपको याद हो कि प्रतिमा बेदी का देहांत हुआ था काली घाटी में, और उस वक्त एक जगह थी मधमेश्वर जो केदारनाथ के रास्ते में, वहां पे 100 लोग मरे थे। जब हमने उनका आकलन किया, हमने जब उनका असेसमेंट किया, समझने की कोशिश की, तो वो लोग उन नालों के किनारे किनारे अपने बसात को बसाए, जैसा आप दिखा रहे हैं मुझे बिलंगना घाटी की। हम नहीं जाते उन बसातों में, बट देन वी आर फोर्स्ड टू गो देयर। विकल्प कौन देगा? विकल्प सरकार देगी ना, विकल्प व्यवस्था देगी ना, विकल्प तो आम आदमी नहीं दे सकता है। वो कभी नहीं चाहता कि अपने को मारने के लिए उस नाले के किनारे मकान बनाए हो। तो अब सवाल ये होता है कि हाउ डू वी बैलेंस द होल थिंग। इसीलिए माधव गाडगिल कमेटी में जो आपने पहला जिक्र किया, उसमें बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि शुड बी बॉटम अप अप्रोच, यानी ग्राम सभा से हम शुरू करें और ऊपर की तरफ जाए, ना कि माधव गाडगिल, न कि कस्तूरी रंजन कमेटी की, जो भी जिसमें भी वो बात तो करते हैं बैलेंसिंग की, पर कभी भी आम आदमी की बात को रखने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे पता है 38% इलाका का था, उसको इको सेंसिटिव बनाएंगे, रिमेनिंग को आप छोड़ दीजिए। तो सवाल ये होता है जिम्मेदारी में किस पे सौंपो, न केवल पॉलिटिशियंस पे, बट आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो लाइज विद द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी है, अगर सरकार की है, प्रशासन की है, तो वैज्ञानिक भी इससे अछूते नहीं रह सकते। शुक्रिया जुएल साहब, आप खुलकर बात करते हैं, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला, आपने साफ गोई के साथ बात की। अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके लिए वैज्ञानिकों की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी कि सरकारों की, क्योंकि रिपोर्ट्स तो वैज्ञानिक बना के सरकारों को देते हैं।